हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 7 एसिड बेसिस एंड साल्ट। सबसे पहले हमने एसिड को कवर किया, इसको हमने लेक्चर 1 में कवर किया। फिर हमने बेसिस को कवर किया, इसको लेक्चर 2 में कवर किया। फिर हमने ऑक्साइड्स को कवर किया, इसको लेक्चर 3 में कवर किया। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इवन एटीपी के पेपर में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा याद रखिएगा, जब हम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं ये डिपेंड करता है सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे कि वो कैसे प्रिपेयर होगा। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, पहला वाटर सॉल्युबल सॉल्ट और दूसरा जो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अगर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसको हम टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं या हम इसे न्यूट्रलाइजेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है इसको अगर हमने प्रिपेयर करना है, इसके लिए हम प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन मेथड को। याद रखिएगा, अगर किसी मेथड के दौरान इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो उस मेथड को हम प्रेसिपिटेशन मेथड कहेंगे। देखिए नाम शो कर रहा है प्रेसिपिटेशन मेथड, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट जो बन रहा है हम किसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। लेट्स से हम बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर हम डाल देते हैं वाटर, इसके अंदर हम डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखें कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये बना ओवरऑल हमारे पास बन गया मिक्सचर, राइट। लेकिन अगर आप गौर से देखें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्या ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बना? नो, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं बना। क्या ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है? यस। तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल तो है लेकिन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर्म्ड नहीं हुआ। एक और एग्जांपल को देखिए, मैं टेस्ट ट्यूब लेता हूं, उसके अंदर मैं डाल देता हूं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसके अंदर अब मैं क्या डालता हूं? मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालता हूं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के अंदर जा रही है तो देखिए इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैसे आया? क्या ये पहले से मौजूद था? हमने खुद डाला? नहीं, ये हमने नहीं डाला इनसॉल्युबल सब्सटेंस, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली। ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बना। ये बना क्या? देखिए ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, होता है सॉलिड। देखिए दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट बना, लेकिन डिफरेंस क्या है? मिक्सचर में हमने खुद डाला था कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बना। टेस्ट ट्यूब वाला कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है हमारे पास? व्हाइट कलर का, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। जबकि हमने जो नीचे बीकर वाला कैल्शियम कार्बोनेट था उसको हमने प्रेसिपिटेट नहीं कह सकते। अगेन रीजन क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं बना। आगे हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, ताकि आपको पता हो ये सॉल्ट जो है हम प्रेसिपिटेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जितने भी सिल्वर और लेड हेलाइड्स होंगे ये सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए आप प्रेसिपिटेशन मेथड यूज करेंगे। आल्सो जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, लेड सल्फेट है, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है। एंड जितने भी कार्बोनेट हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम कार्बोनेट, इन तीन कार्बोनेट के अलावा जितने भी कार्बोनेट के सॉल्ट होंगे वो सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट है। उनको प्रिपेयर करने के लिए हम प्रेसिपिटेशन मेथड यूज करेंगे। अच्छा, अब इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? दो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, उनको मिक्स करेंगे, हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। अब जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बना होगा वो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। इसमें हम फिल्टर पेपर और फिल्टर फनल को इस्तेमाल करते हुए फिल्ट्रेशन करेंगे और इनसॉल्युबल सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से। अब जब वो सेपरेट हो गया तो हम उसे वॉश एंड ड्राई करेंगे ताकि वो क्या हो जाए? प्योर हो जाए, एक्स्ट्रा थिंग्स रिमूव हो जाए। हम कैसे करेंगे सॉल्ट को ड्राई? तो हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। हम फिल्टर पेपर में उसे कोल्ड कर सकते हैं, या हम सनलाइट यूज कर सकते हैं, या हम ओवन वगैरह यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे उसे ड्राई करते हैं। होप सो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि प्रेसिपिटेट क्या है और प्रेसिपिटेशन मेथड को हम कैसे फॉलो करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाते हैं और फिर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने कहा था सिल्वर और लेड हेलाइड इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, तो हम एक सिल्वर हेलाइड को प्रिपेयर करके देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम प्रिपेयर करते हैं सिल्वर क्लोराइड को। अब सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये दो सॉल्युबल सॉल्ट से मिलके बनेगा। जो भी सॉल्युबल सॉल्ट होंगे उनमें क्या होना चाहिए? एक सॉल्युबल
साल्ट में सिल्वर होना चाहिए और दूसरे सॉल्युबल साल्ट में क्लोराइड होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड बन सके। तो मैं पहला साल्ट ले लेता हूं सिल्वर नाइट्रेट। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये वाटर सॉल्युबल है। दूसरा साल्ट जो मैं लूंगा वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी जो हमारे पास है वाटर सॉल्युबल साल्ट है। एज अ रिजल्ट बनेगा क्या, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो कि एक इनसॉल्युबल साल्ट है, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो देखें, दो इन वाटर सॉल्युबल साल्ट ने हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वाटर इनसॉल्युबल साल्ट दैट इज सिल्वर क्लोराइड वो बना दिया। अब हम लैब में इसको कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले एक बीकर लेंगे। बीकर के अंदर हम क्या डाल देंगे, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। एक और बीकर लेंगे, उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड, अगेन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के अंदर मिक्स कर देंगे। एज अ रिजल्ट अब बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह रिएक्शन जो है परफॉर्म हो सके और हमारे पास क्या बन जाए, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए हमारे पास क्या बना, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब जब हमारे पास साल्ट बन गया, अब हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे रिमेनिंग सोल्यूशन से। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, फिल्टर फनल ले लेंगे। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, फिल्टर पेपर डाल देंगे। इसके नीचे हम एक बीकर रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास करवाएंगे। तो होगा क्या, जितने भी प्रेसिपिटेट हैं वो सारे फिल्टर पेपर में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। रिमेनिंग जो हमारे पास सोल्यूशन है वो बीकर के अंदर चला जाएगा। अब देखिए ये जो प्रेसिपिटेट ट्रैप हुए इनको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। इन दिस केस हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड है। और ये जो बीकर के अंदर मौजूद है सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये क्या होता है, हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये रेजिड्यू चाहिए। हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो ये रेजिड्यू है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। तो हम क्या करेंगे, रेजिड्यू को सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश करेंगे ताकि जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो सारी रिमूव हो जाएं। इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती हैं, हमारे पास सल्यूट हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकता है, या प्रोडक्ट के कुछ पार्टिकल हों जो वहां पर मौजूद हों। तो इसे हम सबसे पहले वॉश करके रिमूव कर देंगे इन इंप्योरिटीज को। फिर हम क्या करेंगे, रेजिड्यू को ड्राई करेंगे इन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर्स। लाजमी नहीं है आप फिल्टर पेपर को यूज करें ड्राई करने के लिए, आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ओवन का यूज कर सकते हैं, आप सनलाइट यूज कर सकते हैं टू ड्राई। जब वो ड्राई हो जाएगा तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड साल्ट मौजूद होगा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, ये जो अपना रिएक्शन है इसकी हम आयनिक इक्वेशन राइट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है। एक्वस है तो हम इसे कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिल्वर आइंस प्लस नाइट्रेट आइंस एक्वस आ जाएगा, प्लस NaCl एक्वस। एक्वस है तो अगेन हम इसे कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा सोडियम आइंस प्लस क्लोराइड आइन। प्रोडक्ट क्या हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड। सॉलिड है तो ये बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, सोडियम नाइट्रेट एक्वस। एक्वस है तो हम इसे कैटाइंस और एनाइंस की फॉर्म में लिखेंगे। सोडियम आइंस प्लस हमारे पास नाइट्रेट आइंस आ जाएगा। देखिए नाइट्रेट आइंस जो है इक्वेशन के दोनों तरफ मौजूद है, तो नाइट्रेट आइंस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आल्सो सोडियम आइंस भी जो है इक्वेशन के दोनों साइड पे मौजूद हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचा, सिल्वर आइंस प्लस क्लोराइड आइंस, ये क्या बना देंगे, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड बना देंगे। तो आपने क्लियरली देखा हमारे पास एक इनसॉल्युबल साल्ट सिल्वर क्लोराइड को बनाने के लिए हमें दो ऐसे साल्ट चाहिए जिनमें क्या हो, सिल्वर आइंस प्रेजेंट हो और क्लोराइड आइन प्रेजेंट हो, जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था। अब आपने खुद देखा कि अगर हमें कोई भी इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करना है, हम उसके लिए कैटाइन लेंगे प्लस उसका एनाइन लेंगे, हमारे पास वो इनसॉल्युबल साल्ट बन जाएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन है कैटाइंस प्लस एनाइंस इनसॉल्युबल साल्ट बना रही है, ये शो कर रही है कि आपने जब इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करना है तो आप कोई से भी वाटर सॉल्युबल साल्ट ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि एक वाटर सॉल्युबल साल्ट में कैटाइन प्रेजेंट हो इनसॉल्युबल साल्ट का, और दूसरे वाटर सॉल्युबल साल्ट में एनाइन प्रेजेंट हो इनसॉल्युबल साल्ट का। लेट्स से मैंने कौन सा इनसॉल्युबल साल्ट बनाना है, बैरियम सल्फेट बनाना है। तो कैटाइन क्या होगा, इसमें बैरियम होगा। कोई भी वाटर सॉल्युबल साल्ट ले लूंगा जिसमें कैटाइन बैरियम होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, एनाइन सल्फेट होगा। कोई भी वाटर सॉल्युबल साल्ट ले लूंगा जिसमें क्या होगा, सल्फेट एनाइन होगा। और अगर मैंने क्या बनाना है, सिल्वर आयोडाइड्स बनाना है साल्ट, तो उसके लिए अगेन कैटाइन क्या है यहाँ पर, सिल्वर। तो कोई भी वाटर सॉल्युबल साल्ट ले लूंगा जिसमें सिल्वर हो, एनाइन यहाँ पर क्या है, आयोडाइड। तो कोई भी वाटर सॉल्युबल साल्ट ले लूंगा जिसमें एनाइन क्या होगा, आयोडाइड होगा। होप सो यू गॉट
गॉट द आइडिया कि हम कैसे वाटर इनसॉल्युबल साल्ट को थ्रू प्रेसिपिटेशन मेथड प्रिपेयर करते हैं। अब आप क्या करें, आप खुद वीडियो को पॉज करके बैरियम सल्फेट को प्रिपेयर करें एंड आप होल डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। होप सो आपने कंप्लीट स्टेप लिख लिए होंगे कि बैरियम सल्फेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमने एक आयनिक इक्वेशन डिड्यूस की थी कि हमारे पास क्या होगा, केटाइन होगा प्लस एनाइन होगा, वो क्या बना देंगे, हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट बना देंगे। बैरियम सल्फेट में केटाइन क्या है, बैरियम आयन है, एनाइन क्या है, सल्फेट आयन है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बैरियम सल्फेट, जो कि एक इनसॉल्युबल साल्ट है। अब बैरियम केटाइन है हमारे पास, तो ऐसा हम वाटर सॉल्युबल साल्ट लेंगे जिसमें क्या हो, बैरियम आयंस प्रेजेंट हो। तो मैं ले लेता हूं बैरियम क्लोराइड ले लेता, आप कोई सा भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने बैरियम क्लोराइड ही लेना है, बस उसमें बैरियम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनाइन सल्फेट है, तो मैं एक वाटर सॉल्युबल साल्ट लूंगा जिसमें सल्फेट एनाइन प्रेजेंट होंगे। लेट से मैं ले लेता हूं पोटेशियम सल्फेट ले लेता हूं, अगेन आप कोई सा भी ले सकते हैं, नो इश्यू, बस उसमें सल्फेट प्रेजेंट होना चाहिए और वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं एक बीकर लूंगा, उसके अंदर मैं बैरियम क्लोराइड डाल दूंगा। बैरियम क्लोराइड कितना डालूंगा, तो मैं 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बैरियम क्लोराइड डालूंगा। तो मैं लिख भी देता हूं, मैंने क्या किया, मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बैरियम क्लोराइड इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बीकर में डाला। मैंने मेजर कैसे किया, तो मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर मेजर किया और इसको 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बीकर में डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, पोटेशियम सल्फेट, कितना डालूंगा, सेम 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पोटेशियम सल्फेट डालूंगा। किसके अंदर डालूंगा, उसी बीकर के अंदर डालूंगा जिसमें बैरियम क्लोराइड है। तो ये मैंने एक बीकर लिया जिसमें क्या प्रेजेंट है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ पोटेशियम सल्फेट है, इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, मैंने बैरियम क्लोराइड वाले बीकर के अंदर डाल दिया। अब देखें जो बैरियम क्लोराइड वाला बीकर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सॉल्यूशन को स्टिर करूंगा, क्यों करूंगा, ताकि जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली तौर पे रिएक्ट कर सके और हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट सॉलिड बन सके। तो मैंने एक स्टिरर लिया और मैंने इसको क्या किया, स्टिर किया। जब मैं इसको स्टिर करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हमें शो होगा कि बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट हैं ये किसके हैं, बैरियम सल्फेट के हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मेरे पास प्रोडक्ट आ गई बैरियम सल्फेट, अब मैंने इसको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, फिल्ट्रेशन का। कैसे फिल्टर करूंगा, फिल्टर द मिक्सचर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर एंड फिल्टर फनल। और जो रेजिड्यू मेरे पास आएंगे एज अ रिजल्ट वो किस पे होंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर होंगे। तो देखें मैंने क्या लिया, सबसे पहले एक फिल्टर फनल ली, उस फिल्टर फनल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, फिल्टर पेपर डाल दिया। अब मैं नीचे एक बीकर ले लूंगा। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इसको फिल्टर पेपर के अंदर क्या करूंगा, पोर करूंगा। जब पोर करूंगा क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो ट्रैप हो जाएंगे फिल्टर पेपर के अंदर, रिमेनिंग सॉल्युबल सॉल्यूशन दूसरे बीकर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखें ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इनको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है हमारे पास, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ये जो बीकर के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है ये है फिल्ट्रेट। ये होता क्या है, ये हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्टर पेपर के थ्रू क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ये रेजिड्यू ही हमारा प्रोडक्ट बैरियम सल्फेट है। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको वॉश करूंगा डिस्टिल वाटर से। क्यों वॉश करूंगा, ताकि इंप्योरिटीज को मैं रिमूव कर सकूं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं ड्राई करूंगा रेजिड्यू को ताकि जो भी हमारे पास वाटर है वो रिमूव हो सके। ड्राई किस में करूंगा, ओवन में मैं कर सकता हूं, मैं सनलाइट में कर सकता हूं, मैं फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर में कर सकता हूं। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड यूज करके रेजिड्यू को ड्राई करते हैं। बस हमें चाहिए क्या, हमें प्योर बैरियम सल्फेट सॉलिड साल्ट चाहिए। तो देखें हमने क्या किया, हमने इसे वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद, तो ये हमारे पास बैरियम सल्फेट आ गया। होप सो आपने सिमिलर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी बैरियम सल्फेट को प्रिपेयर करने की। तो यहां पर हमारा इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन मेथड एंड होता है। हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करना। अच्छा, सॉल्युबल साल्ट को हमने प्रिपेयर करना है तो इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं। पहला कौन सा है, टाइट्रेशन मेथड। अच्छा, टाइट्रेशन मेथड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। किन किन साल्ट्स को हम टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, जितने भी ग्रुप 1 के वाटर सॉल्युबल साल्ट हैं उनको इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। आल्सो जो ग्रुप 2 के वाटर सॉल्युबल
सॉल्युबल साल्ट है उनको भी हम टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, मैग्नीशियम साल्ट की। ग्रुप 2 के जो मैग्नीशियम साल्ट होंगे वाटर सॉल्युबल, उनको हम टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या रीजन है, क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो पार्शियली सॉल्युबल है। क्योंकि वो पार्शियली सॉल्युबल है इसलिए टाइट्रेशन मेथड हम यूज नहीं कर सकते। आल्सो रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, हम एक एसिड लेंगे और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, अल्कली हो सकता है, या आप कह लें बेस हो सकता है, या मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या अमोनियम साल्ट हो सकता है। ये क्या करेंगे, एसिड इनमें से किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो था टाइट्रेशन मेथड का, हम इन डेप्थ आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड का इंट्रो देख लेते हैं जो है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल देखें, कॉपर ऑक्साइड वो रिएक्टेंट हो सकता है या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, ये दोनों इनसॉल्युबल है। किन किन साल्ट को इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जितने भी मैग्नीशियम के साल्ट हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, उनको हम इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आल्सो जितने भी सॉल्युबल साल्ट्स हैं मेटल के, वो भी न्यूट्रलाइजेशन मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 वो हम टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। बाकी जितने भी सॉल्युबल साल्ट्स हैं मेटल के, वो हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इसमें रिएक्टेंट क्या क्या होंगे, तो एक तो रिएक्टेंट हमारे पास एसिड होगा, दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है या मेटालिक कार्बोनेट हो सकता है, इवन मेटल भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सॉल्ट तो बनेगा, बाय प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन था न्यूट्रलाइजेशन मेथड का। अब हम इन दोनों को इन डेप्थ पढ़ते हैं। पहले हम टाइट्रेशन मेथड को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग टाइट्रेशन मेथड, हमें बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए टाइट्रेशन के बारे में, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पहले टाइट्रेशन के इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर टाइट्रेशन मेथड इन डेप्थ। अब हम डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन इंस्ट्रूमेंट को। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं जो है ब्यूरिट। ब्यूरिट कुछ इस तरह की दिखती है। अगर मार्किंग की बात करें तो इसमें क्या होती है, 0 मार्किंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड ये होता है 50, 0 सेंटीमीटर क्यूब से 50 सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी क्या होती है, मार्किंग होती है। एंड ब्यूरिट में जब हम रीडिंग लेते हैं तो 0.1 डेसिमल प्लेस तक हम रीडिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ब्यूरिट के जरिए एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं 19.3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, यानी डेसिमल के बाद 0.3 जो है हम एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप ब्यूरिट को देखें, 0 के बाद 1 मार्किंग होगी, इन दोनों के दरमियान भी क्या है, मार्किंग्स हैं, हमारे पास सब मार्किंग्स हैं। इनके जरिए हम काउंट कर सकते हैं 0.1 डेसिमल प्लेस तक वॉल्यूम। नेक्स्ट थिंग आती है कि हम ब्यूरिट को फिल कैसे करते हैं। तो फिल करने के लिए सबसे पहले ब्यूरिट का टैप हम क्लोज करते हैं, देन होल ब्यूरिट को हम लिक्विड से फिल कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टैप को ओपन करते हैं। टैप को ओपन करते हैं और थोड़े से लिक्विड ड्रॉप्स गिरने देते हैं और फिर टैप को क्लोज कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो ब्यूरिट की निब है इसको भी लाजमी हमने फिल करना होता है, ये भी मार्किंग में इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम क्या रख देते हैं, फ्लास्क रख देते हैं जो फिल्ड हुई होती है बेस से। नॉर्मली ये कौन सी फ्लास्क होती है हमारे पास, ये कोनिकल फ्लास्क होती है। अब ये जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर बेस थी या व्हाटएवर जो भी था, इसको हमने एक्यूरेटली मेजर करके डाला होगा। इसको हमने किससे मेजर किया, इसको हमने मेजर किया पिपेट से। पिपेट कुछ इस तरह की दिखती है। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, हम फिक्स्ड वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पिपेट। पिपेट में हमें पता कैसे चलता है कि इसको कितना फिल करना है, कहां तक 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर आप टॉप पर देखेंगे, जहां पर ऑरेंज एरो है, यहां पर राउंड मार्किंग है ब्लैक सी, ब्लैक मार्क आपको दिख रहा है, तो आपने यहां तक पिपेट को फिल करना होता है, यहां तक 25 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये हमारे पास थे टाइट्रेशन इंस्ट्रूमेंट। अब टाइट्रेशन का भी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि कैसे टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइट्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मली हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, यही ब्यूरिट, पिपेट और कोनिकल फ्लास्क हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए। अब हम बेसिक से टाइट्रेशन परफॉर्म भी कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो टाइट्रेशन के बारे में। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या है, बेस NaOH प्रेजेंट है। NaOH का कलर क्या होता है, ये कलरलेस होती है। इसकी कंसेंट्रेशन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक पिपेट लेंगे। पिपेट कौन सी लेंगे,
25 सेंटीमीटर क्यूब वाली लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे NaOH से। तो देखिए हमने पिपेट को NaOH के साथ फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर पिपेट एम्प्टी कर देंगे। अब कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH है। अब हम क्या लेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर के अंदर क्या है, हमारे पास इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं कौन सा ले रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज ले रहा हूँ, जिसका कलर क्या होता है, येलो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फ्यू ड्रॉप को NaOH के अंदर डाल रहा हूँ। देखिए NaOH का कलर कलरलेस से क्या होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। अब देखिए कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या क्या मौजूद है, हमारे पास NaOH 25 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है, प्लस इंडिकेटर है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, मैं एक स्टैंड ले लूंगा, उसके साथ में ब्यूरिट को अटैच कर दूंगा, उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एसिड डाल दूंगा। तो ये आप देखें निब भी फिल है और बाकी सारा फिल है। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर आप देखें तो ये ब्यूरिट हमारी फिल किससे हुई हुई है, 0.1 मोल पर DM क्यूब ऑफ HCl से फिल हुई हुई है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं ब्यूरिट के टैप को ओपन करूंगा और एसिड को HCl को ड्रॉप वाइज गिराऊंगा। कब तक गिराना है, जब तक जरा सा कलर चेंज ना हो। आपने NaOH की फ्लास्क को क्या करना है, हिलाते रहना है। जरा सी आपको कलर चेंज नजर आई तो आपने स्टॉप कर देना है, ब्यूरिट के टैप को क्लोज कर देना। अब देखें ये ड्रॉप वाइज में गिरा रहा हूँ, गिरते जा रहे हैं ड्रॉप, और देखें अभी कलर चेंज नहीं है। कलर चेंज हुआ, मैंने टैप को क्लोज कर दिया। अब देखें फिर मैं हिलाऊंगा, वो कलर क्या हो जाएगा, पूरी फ्लास्क क्या होगी है, लाइट रेड या आप ऑरेंज कह लें। तो यहां तक हमारी बेसिक टाइट्रेशन जो है वो डन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमारी जो अननोन कंसेंट्रेशन है सब्सटेंस की वो फाइंड आउट हो सके। सबसे पहले अगर आप ब्यूरिट पे गौर करेंगे तो यहां से हम जो HCl का वॉल्यूम यूज्ड हुआ है वो निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता था कि स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, रीडिंग क्या थी, 0 थी। अब कितना यूज हुआ है, ये ग्रीन एरो को आप देख सकते हैं, इतना यूज हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 0। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फर्स्ट स्टेप में हमने वॉल्यूम निकाल लिया जो HCl का यूज हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम फार्मूला लिखेंगे N इज इक्वल टू CV। HCl की हमें कंसेंट्रेशन पता है 0.1 मोल पर DM क्यूब और हमें उसका वॉल्यूम भी पता है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, सेकेंड स्टेप में HCl के मोल्स फाइंड कर लेंगे जो यूज्ड हुए हैं। थर्ड स्टेप में हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। देखिए NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर बनाता है। ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर आप इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो 1 मोल जो HCl का है वो 1 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करता है। तो N मोल ऑफ HCl N मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यूं हम मोल्स ऑफ NaOH फाइंड कर लेंगे रेशियो मेथड से फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ हम क्या करेंगे, हम अगेन फार्मूला राइट करेंगे कंसेंट्रेशन का। कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। हमें मोल्स पता है NaOH के, वॉल्यूम हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हमने NaOH लिया था। यूं हम NaOH की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने क्लियरली देखा कि हमने टाइट्रेशन में क्या किया, NaOH जिसकी हमें कंसेंट्रेशन अननोन थी उसको हमने क्या किया, फाइंड किया। अच्छा याद रखिएगा अभी हमने सिर्फ टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन मेथड को डिस्कस नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइट्रेशन मेथड को कि हम सॉल्युबल साल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम कोई सा भी सॉल्युबल साल्ट ले लेते हैं जो टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर हो सकता है। लेट्स से मैं NaCl ले लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट को डिसाइड करूंगा। देखिए पॉजिटिव आयन सोडियम है यहां पर, तो मैं NaOH बेस ले लेता हूं और यहां पर एनाइंस के है मेरे पास क्लोराइड, तो मैं HCl एसिड ले लेता हूं। अब रिएक्टेंट डिसाइड हो गए तो पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH लूंगा बाय यूजिंग पिपेट और उसको 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कोनिकल फ्लास्क में डाल दूंगा। मैंने क्या लिया, बीकर लिया। बीकर के अंदर क्या है, मेरे पास NaOH है। NaOH याद रखिएगा कलरलेस होता है और ये अननोन सॉल्यूशन है, मुराद इसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, अननोन कंसेंट्रेशन है। फिर मैं पिपेट लूंगा। पिपेट कौन सी लूंगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली लूंगा और मैं पिपेट को फिल कर दूंगा टिल मार्क। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं कोनिकल फ्लास्क लूंगा 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर मैं ये NaOH ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिए कोनिकल फ्लास्क के अंदर कितना NaOH है, 25 सेंटीमीटर क्यूब NaOH है। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, मैं फ्यू ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालूंगा कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन को क्या कर देगा, येलो। तो ये देखिए मैंने एक ड्रॉपर लिया, इसके अंदर क्या है, मेरे पास इंडिकेटर है और इंडिकेटर कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज के डालूंगा। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन का कलर क्या होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। अब कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, मेरे पास NaOH है प्लस इंडिकेटर है। थर्ड स्टेप मेरा ये होगा कि मैं ब्यूरिट को फिल करूंगा विद 0.1 मोल पर DM क्यूब HCl से। तो मैं स्टैंड लूंगा, स्टैंड के ऊपर मैं ब्यूरिट को फिट करूंगा और मैं ब्यूरिट को फिल कर दूंगा
HCl के साथ। ब्यूरेट को किससे फिल किया मैंने? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl से मैंने फिल कर दिया। फोर्थ स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं इनिशियल रीडिंग रिकॉर्ड करूंगा ब्यूरेट। तो अगर आप ब्यूरेट को देखेंगे तो इनिशियल रीडिंग कितनी है? 0 है। फिफ्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा? HCl ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दूंगा और साथ साथ कोनिकल फ्लास्क को कंटिन्यूअसली शेक करूंगा। कब तक HCl डालना है? जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर में क्या चेंजेस आएगी? येलो से रेड हो जाएगा। अब देखिए मैंने ब्यूरेट का टैप ओपन किया और आहिस्ता आहिस्ता HCl कहां जा रहा है? फ्लास्क के अंदर जा रहा है और मैं फ्लास्क को कंटिन्यूअसली शेक करता रहूंगा। अब देखिए कलर चेंज जैसे ही हो गया मैंने ब्यूरेट को बंद कर दिया। अब देखें कलर येलो से रेड में चेंज हो गया फ्लास्क का। सिक्स स्टेप मेरा क्या हुआ कि मैंने ब्यूरेट को स्टॉप किया और अब मैं साथ ही फाइनल ब्यूरेट रीडिंग को रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप देखें मैं मार्किंग टेंटेटिव ले रहा हूं तो फाइनल रीडिंग मेरी क्या आई? 4 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल रीडिंग आई। सेवेंथ स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं वॉल्यूम ऑफ HCl को फाइंड आउट करूंगा जो रिक्वायर होगा कंप्लीटली तौर पे 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज कर सके। तो मैं क्या करूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग करूंगा। इन अवर केस 4 माइनस 0 हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम HCl आ जाता है जो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। याद रखिएगा ये टेंटेटिव वैल्यूज हमने ली हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। अब जब हमें पता चल गया कि 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH को कंप्लीटली तौर पे न्यूट्रलाइज कर देगा तो हम क्या करेंगे? अब हम अगेन क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ NaOH सेम रहने देंगे यानी 25 सेंटीमीटर क्यूब रहने देंगे, इंडिकेटर नहीं लेंगे। HCl कितना जब डालेंगे? जितना हमने रिक्वायर्ड फाइंड आउट किया यानी कि 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा? मैं वो बीकर लूंगा जिसके अंदर NaOH प्रेजेंट है, पिपेट लूंगा 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली, उस पिपेट को फिल कर दूंगा टिल मार्क। देन उसको मैं किसके अंदर डालूंगा? कोनिकल फ्लास्क के अंदर एम्प्टी कर दूंगा। अब देखिए कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH। सेकंड स्टेप में मैं स्टैंड लूंगा, स्टैंड पे ब्यूरेट को फिट करूंगा। ब्यूरेट के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है? HCl लिया हुआ है और ये HCl कितना है? 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl है। और मैं इसको क्या करूंगा? टैप को ओपन करूंगा और उसको ड्रॉप वाइज गिरने दूंगा टिल 4 सेंटीमीटर क्यूब। देखें जैसे ही वॉल्यूम मेरे पास क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मैं टैप को क्लोज कर दूंगा। अब देखें कोनिकल फ्लास्क में हुआ क्या? कोनिकल फ्लास्क में इनिशियली NaOH था, मैंने उसके अंदर क्या डाला? HCl डाला। तो मेरे पास क्या बन गया? हमारे पास रिक्वायर्ड साल्ट NaCl बन गया, प्लस क्या है? वाटर है। अब देखें कोनिकल फ्लास्क में क्या है? NaCl प्लस वाटर है। तो मैंने वाटर को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 9th स्टेप में इसको हीट करूंगा। कब तक हीट करूंगा? टिल सारा वाटर रिमूव हो जाए और मेरे पास प्योर NaCl आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? स्टैंड लूंगा और उसके नीचे बर्नर रखूंगा और देखें स्लोली स्लोली वाटर क्या होता जा रहा है? रिमूव होता जा रहा है, इवेपोरेट होता जा रहा है और मेरे पास क्या बचा है? प्योर NaCl सॉलिड बच गया है। तो यूं हम टाइट्रेशन मेथड से सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करते हैं जैसे हमने NaCl को प्रिपेयर किया। अगर मैं शॉर्ट पॉइंट्स इसके बनाऊं तो 3 पॉइंट्स बनते हैं। पहले पॉइंट में मैं क्या करता हूं? HCl का वॉल्यूम फाइंड आउट करता हूं जो अननोन कंसेंट्रेशन बेस के साथ रिएक्ट करेगा कंप्लीटली तौर पे। सेकंड स्टेप में मैं उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूं लेकिन मैं इंडिकेटर नहीं डालता। थर्ड स्टेप में मैं हीट करता हूं और मेरे पास प्योर सॉल्ट आ जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम हिंट नोट कर लीजिए कि अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे डिकम्पोज हो सकता है, जैसा कि हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जो हो गया या नाइट्रेट हो गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? तो हम उसे हीट करेंगे टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, फिर हीटिंग स्टॉप कर देंगे, फिर उसे कूल करेंगे और देन फिल्टर करेंगे ताकि हमारे पास प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल ऑब्टेन हो सके। तो ये था हमारे पास टाइट्रेशन मेथड। अब नेक्स्ट हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन मेथड। हम कोई सा भी सॉल्युबल साल्ट ले लेते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन मेथड से प्रिपेयर हो सकता है ताकि हम इस मेथड को इन डेप्थ पढ़ सकें। मैं ले लेता हूं कॉपर सल्फेट ले लेता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं रिएक्टेंट डिसाइड करूंगा कौन से होंगे। तो देखिए मेरे पास कॉपर सल्फेट में कॉपर कैटाइंस है और सल्फेट एनाइंस है। तो पहला रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए? कॉपर होना चाहिए, तो मैं कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूं। दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास क्या होगा? एसिड होगा जिसमें क्या होगा? सल्फेट होगा, तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूं, H2SO4 ले लेता हूं। अब जब रिएक्टेंट मुझे पता चल गए हैं तो मैं एक बीकर लूंगा जिसके अंदर मैं H2SO4 लूंगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा और उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? 0.20 मोल पर डीएम क्यूब होगी। याद रखिएगा ये जो बीकर है ये कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बीकर है। देन मैं क्या करूंगा? मैं इसको हीट करूंगा। क्यों हीट करूंगा? ताकि H2SO4 क्या हो सके? वार्म हो सके और हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सके ताकि वो फर्दर जो कॉपर ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करे। फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा?
कॉपर ऑक्साइड को मैं वार्म H2SO4 में डालूंगा तो मैं क्या ले लूंगा, मैं कॉपर ऑक्साइड ले लूंगा। ये मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया। याद रखिएगा कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। याद रखिएगा ये कॉपर ऑक्साइड हमेशा एक्सेस में आपने लेना है। क्यों एक्सेस में लेना है, ताकि जितना भी H2SO4 है सारा का सारा कंप्लीटली तौर पे यूज्ड अप हो सके, इसलिए हमने कॉपर ऑक्साइड को एक्सेस में लेना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर ऑक्साइड की कितनी अमाउंट जो है वो एक्सेस होगी, तो मैं क्या करूंगा, कॉपर ऑक्साइड डालता जाऊंगा टिल जो है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट ना करे। ब्लैक सॉलिड टिल जो है मेरे पास अगर बीकर में रहेगा तो इसका मतलब वो अब और H2SO4 है नहीं जिसके साथ वो रिएक्ट करे। तो ये देखें जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड डालना शुरू किया बीकर में तो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखें ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा रिमेनिंग, इसलिए क्योंकि सारे का सारा H2SO4 यूज्ड हो चुका है। रिएक्शन क्या परफॉर्म हुआ, देखें कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, बना क्या हमारे पास CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस बना प्लस वाटर बना। अब देखें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट हमारी बन गई है, लेकिन चूंकि मिक्सचर में वाटर और एक्स्ट्रा जो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है वो भी प्रेजेंट है तो हमने इसको अभी एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है। तो देखें कॉपर ऑक्साइड सॉलिड है तो फिल्ट्रेशन से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं उसे। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, हम मिक्सचर को फिल्टर करेंगे ताकि एक्सेस कॉपर ऑक्साइड रिमूव हो सके। उसके लिए मैं क्या लूंगा, एक स्टैंड लूंगा, स्टैंड के साथ मैं फिल्टर फनल को अटैच करूंगा। इसके अंदर मैं क्या ले लूंगा, फिल्टर पेपर डाल दूंगा और उसके नीचे में एक बीकर रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मिक्सचर को पोर करूंगा थ्रू फिल्टर पेपर। देखिए फिल्टर पेपर से सॉल्युबल चीजें तो पास हो जाएंगी लेकिन जो कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल है वो ट्रैप हो चुका है। ये मेरे पास क्या है, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होती है, उसमें सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास कर चुके होते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस है, इसका मतलब वो सॉल्युबल है तो फिल्ट्रेट के अंदर कॉपर सल्फेट होगी, जबकि कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल है तो वो एज अ रेजिड्यू फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद है। देखिए मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, कॉपर सल्फेट जो कि फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद है, लेकिन बीकर के अंदर स्टिल वाटर भी प्रेजेंट है तो मैं वाटर को रिमूव करूंगा। वाटर को इजीली मैं हीटिंग के थ्रू रिमूव कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज कर देगी जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, मैं हीट करूंगा फिल्ट्रेट को टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो मैंने क्या किया, फिल्ट्रेट को हीट करना स्टार्ट किया और साथ साथ इसको मैं क्या करूंगा, स्टिर भी करता जाऊंगा। कब तक मैंने स्टिर करना है, मुझे क्या पता चलेगा कि कब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया। अगर आप क्या करें, स्टिरर को बाहर निकालें और उसके ऊपर क्या हो, छोटे छोटे क्रिस्टल अटैच हो, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रीच हो गया। तो हीटिंग को आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो ये मैंने हीटिंग को स्टॉप कर दिया। अब जो सोल्यूशन बीकर के अंदर मौजूद है इसको आप कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, या आप कह सकते हैं ये क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने हीटिंग को स्टॉप किया और अब मैं वेट करूंगा टिल क्रिस्टल जो है सेटल डाउन कर जाए। तो अगर आप देखेंगे बीकर को गौर से तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन चुके हैं तो अब बीकर के अंदर क्या मौजूद है, कॉपर सल्फेट सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्लस वाटर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट सॉलिड है उसको हम इजीली थ्रू फिल्ट्रेशन रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं वही करूंगा, मैं स्टैंड लूंगा, उस पे फिल्टर फनल को अटैच करूंगा, उसके अंदर मैं फिल्टर पेपर डालूंगा और मैं नीचे बीकर रख दूंगा। तो अब मैं मिक्सचर को क्या करूंगा, फिल्टर पेपर से पास करूंगा, वाटर सारा का सारा पास हो जाएगा जबकि कॉपर सल्फेट सॉलिड फिल्टर पेपर में ट्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करूंगा, जो कॉपर सल्फेट सॉलिड फिल्टर पेपर में ट्रैप हुए हैं उनको रिमूव करूंगा और उनको क्या कर दूंगा, ड्राई कर दूंगा। अब देखें मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट सॉलिड आ गया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो सिक्स स्टेप हमने क्या किया, हमने मिक्सचर को फिल्टर किया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को रिमूव किया और उन्हें ड्राई किया। अच्छा वन मोर थिंग जो आपने याद रखनी है, स्टेप 4, 5, 6 ये कंबाइंड एज अ क्रिस्टलाइजेशन भी कहलाते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन मेथड को रीइंफोर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और सॉल्ट प्रिपेयर करके देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। तो हम अगेन न्यूट्रलाइजेशन मेथड को दोबारा क्विकली डिस्कस करते हैं। हम साल्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जिंक नाइट्रेट ले लेते हैं सॉलिड। रिएक्टेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, देखें जिंक नाइट्रेट में कैटाइन जिंक है तो सबसे पहले मैं जिंक कार्बोनेट ले लूंगा एंड सेकंड मैंने एसिड लेना है। देखें ये नाइट्रेट एनाइन है तो मैं नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लूंगा एक बस। तो रिएक्टेंट मेरे पास आ गए। फिर मैं क्या करूंगा, एक बीकर लूंगा, उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, नाइट्रिक एसिड। वॉल्यूम कितना होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर DM क्यूब होगी। याद रखिएगा ये जो ग्लास बीकर है ये कौन सा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब वाला ग्लास बीकर है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। हीट क्यों करूंगा, HNO3
HNO3 को ताकि नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो सके, ताकि HNO3 जो है वो ये जो जिंक कार्बोनेट है इनके साथ रिएक्ट कर सके। पहले स्टेप में मैं ये करूंगा कि वार्म HNO3 में जिंक कार्बोनेट को डालूंगा। याद रखिएगा जिंक कार्बोनेट एक्सेस में होना चाहिए। क्यों एक्सेस में होना चाहिए? ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि सारा का सारा HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट जिंक कार्बोनेट की एक्सेस है? तो हम क्या करेंगे, जिंक कार्बोनेट व्हाइट सॉलिड डालते जाएंगे टिल हमें व्हाइट सॉलिड जो है सॉल्यूशन में नजर ना आने लग पड़े। तो मैं क्या करूंगा, अब जिंक कार्बोनेट को इसके अंदर डालता जाऊंगा। तो आप देखिए जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करता जा रहा है। जब जिंक कार्बोनेट लेफ्ट हो गया, बीकर में नजर आ रहा है हमें वो रिएक्ट फर्दर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि सारे का सारा HNO3 यूज्ड अप हो चुका है। तो इन एक्चुअलिटी हुआ क्या? हुआ ये कि जिंक कार्बोनेट जो था वो HNO3 के साथ रिएक्ट किया उसने, और क्या बनाया हमारे पास, जिंक नाइट्रेट एक्वस बनाया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट बन चुकी हैं, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में अभी और भी चीजें मौजूद हैं। तो हमने इसको क्या करना है, जिंक नाइट्रेट को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ये तो उड़ गई होगी। पीछे क्या बचा हमारे पास, एक्सेस जिंक कार्बोनेट बचा जिसको हमने रिमूव करना है। देखिए जिंक नाइट्रेट एक्वस है तो इसका मतलब वाटर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट सॉलिड को रिमूव करते हैं। हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली रिमूव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, फिल्टर द मिक्सचर टू रिमूव एक्सेस जिंक कार्बोनेट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। मैं एक स्टैंड ले लूंगा, उस पे फिल्टर फनल को अटैच कर दूंगा, उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, फिल्टर पेपर रख दूंगा। नेक्स्ट मैं उसके नीचे एक बीकर रख दूंगा और फिर मैं रिएक्शन मिक्सचर को क्या करूंगा, पोर करूंगा। अब देखें क्या होगा, सॉल्युबल चीजें तो पास कर जाएंगे, लेकिन इनसॉल्युबल जिंक कार्बोनेट क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रैप हो जाएंगे। देखिए ये बीकर में हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेट क्या होती है, इसमें सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास कर चुके होते हैं। फिल्ट्रेट के अंदर ही हमारा जिंक नाइट्रेट भी मौजूद है, लेकिन ये जो ट्रैप व्हाइट सॉलिड है ये क्या है, जिंक कार्बोनेट। हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फिल्ट्रेट में मौजूद है, तो मैं फिल्ट्रेट को रख लूंगा अपने पास। अब मैं क्या करूंगा, फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है, जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्रेजेंट है। वाटर को मैंने रिमूव करना है, तो हीट से मैं इजीली वाटर को रिमूव कर सकता हूं, लेकिन इशू ये है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे जिंक नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हीट करूंगा टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो मैंने इसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। साथ साथ में इसे क्या करूंगा, स्टिर करूंगा। कब तक स्टिर करूंगा, तब तक जब तक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ना आ जाए। और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कब आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं स्टिरर को थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर निकालूंगा। अगर मैं बाहर निकालूं और स्टिरर पे क्या हो, क्रिस्टल अटैच हो, इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। तो मैं हीट करना क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। अब आप कह सकते हैं कि जो बीकर में सोल्यूशन है वो क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, या आप इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा, हीटिंग तो ऑलरेडी मैंने स्टॉप कर दिया, मैं वेट करूंगा टिल क्रिस्टल सेटल डाउन हो जाए। अब आप बीकर में देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गए, क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, क्रिस्टल सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए। अब बीकर में क्या क्या चीजें मौजूद है, वाटर है प्लस जिंक नाइट्रेट के क्रिस्टल यानी कि सॉलिड मौजूद है। तो मैं इजीली जिंक नाइट्रेट सॉलिड को सेपरेट आउट कर सकता हूं फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। तो मैं सिक्स स्टेप में क्या करूंगा, मिक्सचर को फिल्टर करूंगा, जिंक नाइट्रेट सॉलिड को रिमूव करूंगा और उन क्रिस्टल को फिर मैं ड्राई करूंगा। तो मैं क्या ले लेता हूं, अब मैं एक स्टैंड ले लेता हूं, उस पे फिल्टर फनल को अटैच कर देता हूं, अंदर मैं फिल्टर पेपर रख देता हूं, नीचे बीकर रख देता हूं और मिक्सचर को क्या करूंगा, फिल्टर पेपर से पोर करूंगा। वाटर तो इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास सॉलिड जिंक नाइट्रेट है वो फिल्टर पेपर में ट्रैप हो जाएंगे। अब क्या करूंगा, ये जो सॉलिड जिंक नाइट्रेट के क्रिस्टल है इनको रिमूव करूंगा और इन क्रिस्टल को ड्राई करूंगा। तो मैंने इनको रिमूव करके ड्राई किया और मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि जिंक नाइट्रेट सॉलिड बन गया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेथड। वंस अगेन याद रखिएगा जो हमारे पास स्टेप 4, 5, 6 हैं इनको हम कंबाइन करके क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या है और कैसे हम इस मेथड के थ्रू सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हर मेथड की। लेट्स से सॉल्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्या क्या रिएक्टेंट होंगे। देखिए कैल्शियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम मेथड तो प्रेसिपिटेशन ही यूज करेंगे। रिएक्टेंट क्या होंगे, दो हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट होंगे, एक सॉल्ट में कैल्शियम होना चाहिए और
दूसरे साल्ट में सल्फेट। तो हम क्या ले लेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं और दूसरा सॉल्युबल साल्ट क्या होगा, सोडियम सल्फेट। मेथड कौन सा यूज करेंगे, प्रेसिपिटेशन मेथड। नेक्स्ट साल्ट हम ले लेते हैं बैरियम नाइट्रेट। देखें बैरियम नाइट्रेट सॉल्युबल साल्ट है और ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ग्रुप 2 के जितने भी साल्ट हैं एक्सेप्ट मैग्नीशियम वो टाइट्रेशन मेथड के थ्रू हम बनाते हैं। रिएक्टेंट में क्या होगा, एक तो हमारे पास एसिड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, बैरियम की कोई बेस होगी। हम ले लेते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। एसिड क्या होगा हमारे पास, नाइट्रिक एसिड हम ले लेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट मौजूद है। मेथड क्या हमने अभी डिस्कस किया कि टाइट्रेशन मेथड होगा। नेक्स्ट साल्ट हम लेते हैं आयरन क्लोराइड FeCl2। अगर हम इसका नेम लिखें तो हम लिखेंगे आयरन 2 क्लोराइड। यहाँ पर जो रोमन में 2 है ये आयरन के ऊपर चार्ज को शो कर रहा है। देखिए ये भी क्या है, सॉल्युबल है आयरन क्लोराइड, लेकिन ये ना तो ग्रुप 1 का साल्ट है ना ये ग्रुप 2 का साल्ट है। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन मेथड। और रिएक्टेंट क्या होंगे, एक तो हमारे पास एसिड होगा जिसमें क्लोराइड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, हम कार्बोनेट ले सकते हैं जैसे कि आयरन कार्बोनेट, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। मेथड क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है। यहाँ पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसके जो एग्जाम क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून एंड गुड बाय। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.